माइसा इब्राहिम खान बिनते मोहम्मद इब्राहिम खान, क्या आपको सदाम जहांगीर शाह वल जहांगीर शाह सिक्का राइजुल वक्त 25 लाख हक महर के तहत निकाह कबूल है? माइसा इब्राहिम खान को अपना हलक सूखता महसूस हुआ। अपने लहंगे को मजबूती से थामे उसने आंखें बंद करके खुद से किया वो वादा याद किया जो यहाँ आने से पहले उसने किया था। उसने आंखें खोलकर पर्दे के उस पार बैठे उस शख्स को देखने की कोशिश की जिसकी काली सियाह आंखों में शदीद खुशी की चमक थी। दोनों खानदानों के गवाह एक तरफ चुपचाप खड़े उसके जवाब के इंतजार में थे। काजी साहब ने गुमसुम बैठी माइसा को जवाब तलब नजरों से देखा। कबूल है। उसने हल्की सी सांस बाहर निकाली। सकून की एक लहर उसके अंदर तक उतर गई। कबूल है उन मासूम जिंदगियों के लिए जो मेरी वजह से दांव पर लगी हैं। कबूल है उन दो खानदानों के लिए जो मेरी वजह से दुश्मन बने हैं। कबूल है इस उम्मीद पर कि मेरा शोहर मेरी हमेशा हिफाजत करेगा, मुझे कोई तकलीफ कोई दुख नहीं होने देगा। उसके जवाब देते ही काजी साहब ने मुस्कुराकर सदाम की तरफ कदम बढ़ाए। सदाम जहांगीर शाह, क्या आप माइसा बिनते मोहम्मद इब्राहिम खान को शरीयतन और कानूनन अपने निकाह में लेने के लिए राजी हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सदाम जहांगीर ने काफ़ी नरमी से जवाब दिया। चारों तरफ मुबारकबाद का शोर उठ गया। लुबना बेगम ने गुसीली नज़रों से सदाम को देखा जबकि माइसा इब्राहिम खान उसके लफ्ज़ों पर हैरान बैठी थी। सदाम अपनी जगह से उठा और फाइक से गले मिलने के बाद पगड़ी उतारता माइसा इब्राहिम खान की तरफ बढ़ा जो मेहमान औरतों में घिरी हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग बिल्कुल आराम से शादी एंजॉय कर रहे थे। उसने हैरत से लोगों के चेहरों पर फैला सकून देखा। उसे अपना आप खाली होता महसूस हुआ। निकाह मुबारक। उसने झुककर ट्रे से मिठाई ली और उसकी तरफ बढ़ा दी। माइसा ने माऊफ होते जहन के साथ पहले उसे और फिर दोनों फैमिलीज के बाकी लोगों की तरफ देखा जो उन दोनों को गुस्से से घूर रहे थे। सिवाय नेहा, रिदा, हमीम, फातिमा, फाइक और नाजिया के उन सब के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसने हल्का सा मुंह खोलकर मिठाई का छोटा सा टुकड़ा काटा और पीछे की तरफ खिसक गई जबकि सदाम हनूज उसके सामने खड़ा रहा। क्या वो मुझसे मिठाई खिलाने की उम्मीद करता है? उसने हैरत से सोचा और फिर काफ़ी सोच विचार के बाद एक बड़ा सा लड्डू उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया जिसे वह आसानी से निगल गया। साथ ही उसकी उंगली पर दांत से भी काट लिया। उसने घूर कर उसकी इस हरकत को देखा तो वो कहकहा लगाकर हंस दिया। इतना कुछ करने के बाद भी कितना पुरसकून था। उसे उसके खुशी से दमकते चेहरे पर रश्क आया था। अब वो माइसा के भाइयों की तरफ बढ़ रहा था जो काफ़ी अलग थलग खड़े उन्हीं को ही देख रहे थे। माइसा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसका निकाह हो गया था उस शख्स के साथ जिसे वो दरिंदा कहती थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती माइसा। नाजिया ने हैरानी से अपनी जिद्दी बहन की तरफ देखा जो उस वक्त इंतहाई गुस्से में थी। मैं कर सकती हूँ और मैं ज़रूर करूँगी, वो जिद्दी अंदाज में बोलती दुपट्टा बेड पर फेंकते बोली। वो सोच रहा होगा कि तुम इस वक्त उसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी उसका इंतज़ार कर रही हो। तुम्हारी सही जगह अब वहीं है। इस काम के लिए उसके पास दाश्ताएं मौजूद हैं। 2 दिन पहले भी तो उसने यही किया था। अगर वो लड़की झूठी नहीं है तो। उसके लफ्ज़ों में उदासी थी। मैं समझ सकती हूँ मेरी जान, वो एक सरदार है और सरदार लोग अमूमन इसी तरह के होते हैं। नाजिया की बात पर उसने उसे हैरानी से देखा। अगर मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूं तो उसे कैसा लगेगा? मैं भी उसकी तरह चक्कर चलाती फिरूं तो? वो बेड पर बैठती जिद्दी लहजे में बोली। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती माइसा। हम औरतों की फितरत मर्दों से बिल्कुल अलग होती है। तुम अच्छे से जानती हो कि इस शादी की नोयत क्या है। वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर बोली। जानती हूँ आपी। माइसा ने धीरे से सर झुका लिया। हालात की चक्की में वो बुरी तरह पिस रही थी। अगर ये शादी आम नहीं तो उसे भी कोई हक नहीं कि मैं उसके साथ आम दुल्हनों की तरह पेश आऊं। आप परेशान ना हो, जाएं आराम करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। माइसा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर नरमी से कहा तो बेयकीन नज़रों से उसकी तरफ देखती नाजिया अपनी जगह से उठी और उसके गाल थपथपाकर कमरे से बाहर निकल गई। बेड पर अकेली बैठी उन अनमोल लम्हों को अपने अंदर उतारती खुद को आने वाले इम्तहान के लिए तैयार करने लगी। तुम लोग इंजॉय करो, मैं चलता हूँ, कल मुलाकात होगी। सदाम अपनी जगह से उठता हुआ बोला। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बहुत वक्त है। उनमें से एक ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। कहा ना कल मिलते हैं। अपने कजन्स के झुरमुट में से निकलता वो सर उठाकर ऊपर मौजूद अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा जिसके उस पार यकीनन उसकी लिटिल डोज का इंतजार कर रही थी।
आने दो यार, सरदार साहब का सब्र अब जवाब देने वाला है। दूसरे कज़न ने उसकी तरफ आंख दबाकर शरारती अंदाज में देखा तो वो कहका लगाकर हंस दिया। मुझसे ज़्यादा तो तुम जानते हो। क्यों फाइक? सदाम ने शरारती अंदाज में फाइक के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसके तंबीही नज़रों से देखने पर उसने आंखें घुमाकर नज़रों का जाविया बदल दिया। फाइक उसे इतना बेवकूफ़ समझता है? अपने कज़न्स की छेड़छाड़ से लुत्फ़ अंदोज़ होता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसका रुख अपने कमरे को मुड़ती राहदारी की तरफ था कि किसी ने पीछे से उसे रोक दिया। मेरे अंदर तुम्हारी बकवास सुनने का भी इतना मादा नहीं है, उसने झुंझला कर कहा। मेरे अंदर तो माइसा को संभालने का भी मादा नहीं है। उसके चोट करने पर वो गुस्से से खोलता उसकी तरफ मुड़ा। मैं मलाइका को अच्छी तरह जानता हूँ। वो सब बातें, वो जख्म सब झूठे हैं। मैं ये भी जानता हूँ। हमीम शाह की आंखें सर्द थीं। लेकिन अगर वो जख्म तुमने माइसा को देने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सदाम जहांगीर शाह। उसे तंबीह करता वो वहां से चला गया। उसकी पुश्त को घूरते सदाम शाह ने अपना सर झटका। ये मुझे सिखाएगा कि मुझे अपनी बीवी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। वो जब कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने राहदारी को सुनसान पाया। एक भी गार्ड वहां मौजूद नहीं था। क्या मैंने इनसे कहा नहीं था कि वो दुल्हन को अकेला मत छोड़ें? वो जरा सा नर्म क्या पड़ गया, सब अपनी मनमानियां करने लगे। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पूरा कमरा मोमबत्तियों की रोशनी से नहाया हुआ था। ज़मीन को गुलाब की पत्तियों से इस तरह सजाया गया था जैसे वो खुद गुलाब की हो। सब कुछ अपनी जगह बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक चीज़ की कमी उसे शिद्दत से महसूस हुई। जिसके लिए उसने खुद पर इतना जब्त कर रखा था वही उस वक्त मौजूद नहीं थी। लम्हों में उसका दिमाग घुमा था। ये जिद्दी लड़की उसे जिक पहुंचाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। काफी देर एक ही पोजीशन में बैठे बैठे उसका जिस्म अकड़ गया था। थक कर अपनी जगह से उठी और बेड पर आकर लेट गई। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था, जबकि नींद से बोझल आंखें बंद होने को बेताब थी। कपड़े चेंज किए बिना वो उसी तरह बेड पर लेट गई। अभी वो पूरी तरह नींद की वादी में खोई भी नहीं थी कि धमाके के साथ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो उछलकर अपनी जगह से उठ बैठी। सदाम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो गुस्से में है। उसने धीरे से सांस अंदर खींची और उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। इतना काफ़ी है, अब और कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसने उसे अपने मजबूत बाजुओं में दुल्हनों की तरह उठाया। माइसा ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। उसका भारी घूंघट सर से ढलक कर जमीन पर जा गिरा था। नीचे उतारे मुझे अब भी, वो चीखती हुई जिद्दोजहद कर रही थी खुद को नीचे उतारने की। वो उसकी हरकतों पर महजूज होता मुस्कुरा कर आराम से उसे गोद में उठाए आगे बढ़ने लगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, अपने हाथों में मौजूद सोने के मजबूत कड़ों से उस पर हमला करने लगी, लेकिन सब बेसूद था। कुछ आरामदेह दिन उनके बिना गुजारने के बाद वो शायद भूल गई थी कि ये शख्स कितना शिद्दत पसंद है इस मामले में। जाने दो मुझे तुम, वो हकलाने लगी। उसके वजूद से उठती मशहूर कुन खुशबू उसके हवासों को मुअत्तल करने लगी। वहशी इंसान, बिलाखिर उसे मुनासिब लफ्ज़ मिल ही गया। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई होगी। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ, और इस वक्त जो चीज़ मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम हो। उसकी काली सियाह आंखों में चमक थी, जबकि लहजा धीमा और मायने खेज। दरवाज़ा खोलते ही गुलाब और मोतिये की मशहूर कुन खुशबू उसके नथनों से टकराई। आंखें फाड़ कर उसने मोमबत्तियों की रोशनी में नहाए उस आलीशान कमरे को देखा। सब कुछ उसकी सोच से बढ़कर खूबसूरत था। आलीशान कमरा, बालकनी और उसके पार दिखता गांव को दिल लुभा देने वाला मंजर, मसनूई तालाब, हर आराइश और ज़िबाइश की चीज़ उस कमरे में मौजूद थी। सदाम ने निहायत नरमी से उसे फूलों से सजे बेड पर बिठाया। अपने ऊपर जमी उसकी गहरी नज़रें उसे घबराहट में मुब्तला कर रही थीं। हालात की संगीनी का एहसास उसे अब हो रहा था। वो झिझक कर उससे दूर हुई। उसकी इस हरकत पर वो सीधा खड़ा होता, अपनी पगड़ी उतारने लगा। उसे शेरवानी के बटन खोलता देख उसने नज़रें फेर ली। क्या हो रहा है? उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सदाम ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आंखें मीचे घबराई सी ये लड़की उसकी कमजोरी बनती जा रही थी। कुछ देर यूं ही उसके मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर धीरे से उसकी तरफ झुका। इससे पहले कि वो कोई जसारत करता, उसने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। क्या बदतमीजी है ये? वो गुस्से से बोला। मुझे छूने का हक मैंने आपको अभी नहीं दिया, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। क्या बकवास है? बीवी हो तुम मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर, वो तिल मिला कर बोला।
آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی داسیاں موجود ہیں تو میرا کیا کام؟ نفرت سے کہتی وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتری اور اس کے پاس سے گزر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، نظریں جھکائے چوڑیاں اتارتی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی جو خود کو شیروانی کی قید سے آزاد کر چکا تھا۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اس کی حرکتیں دیکھ کر اس کا اپنا نروس بریک ڈاؤن ہونے کو تھا۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں تمہاری اتنی بدتمیزیاں برداشت کر جاتا ہوں، اس کے پیچھے کھڑا درشتی سے کہتا، اس کے سر پر جمے دوپٹے کو ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے کھینچ کر صوفے پر اچھال دیا اس نے۔ مائسا نے حیرت سے آئینے میں دکھتے اس کے وجود کو دیکھا، وہ اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ جوں ہی وہ بائیں جانب مڑی، اس نے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک دیا۔ جھنجھلا کر وہ دائیں طرف مڑی تو اس نے دایاں بازو پھیلا دیا۔ اس نے گھور کر آئینے میں اسے دیکھا تو وہ تکبرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت اسے مزہ دے رہی تھی۔ مائسا نے دونوں بازو اپنے گرد لپیٹ کر خود کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اس کا شوہر تھا، پھر بھی اسے یہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ صدام نے آگے بڑھ کر اس کے بھاری نیکلس کی ہک کھول دی۔ مائسا نے اسے جلدی سے پکڑ کر زمین سے گرنے سے بچایا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ مائسا کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حائل تھے۔ صدام پلیز، اس کے دھیرے سے کہنے پر صدام نے بھویں اچکا کر آئینے میں دکھتے اس کے کمزور وجود کو دیکھا۔ وہ اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ 2 دن پہلے اگر مجھے آپ کی اصلیت پتہ چل جاتی تو میں کبھی آپ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ جلدی سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ غصے سے کھولتے صدام نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور اس کی پشت کو دیوار سے جھٹکے سے لگایا۔ مائسا درد سے بلبلا اٹھی۔ اب کیا مجھے رونے کا بھی حق نہیں ہے؟ یا اس کا بھی فیصلہ آپ کریں گے؟ درد کو برداشت کرتے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک پل کو بالکل نرم ہوتا، لیکن اس کے اگلے ہی پل اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کا انداز اس کا خون جما رہا ہے۔ کیا ہو گیا اگر میں بھی آپ کی طرح ناجائز رشتے بناتی پھروں؟ اب میں بھی ایک سردارنی ہوں، ایک سردار کی بیوی، میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ وہ پھنکاری تھی۔ اس کی یہ بات اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی دونوں کلائی پکڑ کر دیوار سے لگائیں۔ تم صرف میری ہو مائسا، میں نے خدا کو گواہ بنا کر تمہیں 1000 لوگوں کے بیچ اپنایا ہے۔ تمہاری روح، تمہارا جسم، تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے، میرے علاوہ کسی بھی مرد نے تمہاری خوشبو سونگھنے کی ہمت بھی کی تو میں اس کا دل چیر دوں گا۔ دھمکی آمیز لہجے میں وہ گھرایا۔ آپ کا اور میرا روح کا رشتہ نہیں ہے صدام، آپ کو صرف میرے جسم کی چاہ ہے۔ آپ کبھی وہ مرد نہیں ہو سکتے جو میری روح کا حقدار بن سکے۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس کے الفاظ تماچے کی طرح اس کے چہرے پر لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کندھے پر اٹھایا۔ غصے سے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا درندہ پوری طرح سے بیدار ہو چکا تھا۔ صدام، اگر میرے جیسا انسان تمہاری روح کا حقدار نہیں بن سکتا نا تو میں کیوں خواہ کوشش کروں؟ کمینگی سے کہتا وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اب تو تم میرے رحم و کرم پر ہو لٹل ڈول، معنی خیزی سے کہتا وہ اس کی طرف جھکا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ آنسو ڈھلک کر تیزی سے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں مضبوطی سے بند کیے رو رہی تھی۔ اس کے نرم ملائم ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ یک ٹوک اسے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ رو کیوں رہی ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں، پلیز مجھے جانے دیں، پلیز صدام۔ اس بار اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کی میچی ہوئی آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک گندی سی گالی دے کر غصے سے ایک مکہ بیڈ پر اتنی زور سے مارا کہ بیڈ لرز اٹھا اور جھٹکے سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور بیڈ سے اتر گیا۔ مائسا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ غصے میں ہے اور اس کا انداز اس کے غصے کو صاف ظاہر بھی کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنی تیز چلتی سانسوں کو ہموار کیا اور ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ اب تمہیں کوئی حق نہیں مجھ سے یہ پوچھنے کا کہ میں داسیاں کیوں رکھتا ہوں۔ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ وہ تن فن کرتا بالکنی میں نکل گیا۔ مائسا ابراہیم خان نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتی وہ بیڈ سے اتری اور صوفے سے جا کر دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی۔ اپنی آنکھوں اور چہرے کو اس نے
आंसुओं की वजह से उसका काजल बुरी तरह फैल गया था। नैपकिन उठाकर उसने अपने आंखों और चेहरे को साफ किया। बाकी बची ज्वेलरी उतारने लगी। बालों को कंघी करके जूड़े की शक्ल में बांधा। उठकर वार्डरोब की तरफ आई और उसमें से सदाम का ढीला ढाला कुर्ता और ट्राउज़र निकालकर बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो निकली और स्कार्फ को अच्छे से ओढ़कर बेड पर एक तकिया और चादर उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गई। उसने हैरत से उठते धुएं को देखा जो बालकनी से आ रहा था। शायद वो स्मोकिंग कर रहा था। शुक्रिया। उसकी तरफ देखकर उसने धीरे से कहा। सदाम ने एक गहरा कश लेकर कुछ सेकंड के लिए अपनी भूरी आंखों से उसे देखा और फिर नजरें फेर लीं। माइसा उसके अंदाज से समझ गई कि वो उसे सुन चुका है। वो सर हिलाकर सोफे की तरफ बढ़ी और लेटकर चादर से पूरे वजूद को छुपा लिया। एक लंबी सांस माइसा के लब से आज़ाद हुई। वो उसका शोहर था, लेकिन क्या वो उसको उसका हक दे पाएगी? फातिमा अपने कमरे में परेशानी से चकराती फिर रही थी। माइसा की कही बात अभी तक उसके दिमाग में बाज़गश कर रही थी। वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माइसा की भी फिक्र उसके लिए लाहक थी। ये जगह उसके लिए खतरे से खाली नहीं थी। उसे यहाँ रहने के लिए एक मजबूत रिश्ता दरकार था जो उसके पास नहीं था। अपनी सोचों में गुम बेड की साइड टेबल पर रखे जग को उठाया तो वो खाली था। रात के किसी पहर प्यास लग सकती थी और वो रात के वक्त कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। यही सोचकर वो जग लिए कमरे से बाहर निकली। अभी राहदारी का मोड़ मुड़ी थी कि सीढ़ी के पास से एक लड़की खड़ी दिखी जिसका चेहरा उसकी तरफ था। कौन थी ये लड़की? उसने उसे पहली बार उस हवेली में देखा था। हैरानी उसे उस लड़की पर नहीं थी बल्कि उस शख्स पर थी जिससे वो बात कर रही थी। ब्राउन कलर का कुर्ता उसके कसरती बदन पर जच रहा था। चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती थी। गहरी नज़रें उस खूबसूरत लड़की के हुस्न पर टिकी थीं। अचानक ही उसके दिल को कुछ हुआ। कुछ टूटा था शायद अंदर। वो अपनी बदलती हालत को समझ नहीं पा रही थी। घबरा कर पलटी ही थी कि जग पर उसकी गिरफ्त ढीली हुई और एक धमाके के साथ ज़मीन पर गिरा और टुकड़ों में तब्दील हो गया। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ पर फाइक ने पीछे मुड़कर देखा और राहदारी से सब्ज रंग के कपड़ों में मलबूस एक लड़की जो मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाती जा रही थी, झुककर उस शीशे को चुनते हुए देखा उसे। फातिमा तेजी तेजी से उन टुकड़ों को चुन रही थी। वो बस चाहती थी कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे आस पास नज़रें दौड़ाती तेजी से बड़े टुकड़े चुन रही थी वो कि उसे दूर एक टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। वो जल्दी से आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो उठा पाती किसी ने उससे पहले ही टुकड़े को उठा लिया। उसने हैरानी से नज़रें उठाकर अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा जिसकी गहरी आंखें उसके घबराए हुए हुस्न का जायज़ा ले रही थी। मैं बाकी टुकड़े भी अभी साफ़ कर देती हूँ, वो घबरा कर जल्दी से बोली। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं मुलाजमा से कह दूंगा। आंखें हनूज उस पर जमा कर गंभीर लहजे में बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसके अगले सवाल पर उसने गड़बड़ा कर उसे देखा। पानी लेने आई थी। उसके जवाब पर उसने धीरे से सर हिला दिया। अपने कमरे में जाओ और आइंदा वक्त का ध्यान रखना, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी आवाज़ के साथ लहजा भी सख्त था। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। वो एहतियातन धीरे चल रही थी ताकि उसे उस पर शक ना हो। राहदारी के पास जाकर उसने गर्दन तिरछी करके पीछे देखा। वो अब भी उसी को ही देख रहा था। उसके देखने पर वो जैसे ही 2 कदम आगे आया, वो दौड़कर अपने कमरे की तरफ भागी।